अध्याय 191 नकुल शॉ का बाहर निकलना 2 उद्धरण चिन्ह ... अंतिम स्कोर 2570। प्रतिभागी आपका स्कोर 1000 से अधिक हो गया है और आपको फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस से उच्चतम उपचार प्राप्त होगा। नकुल शॉ सफ़ेद क्रिस्टल हॉल में खड़े थे, उनका चेहरा पीला था और उन्होंने अपने होठों से खून पोंछा। इससे पहले कि वह मरते, माउंटेन मॉन्स्टर के दृश्य ने उन्हें चौंका दिया था। उस शक्ति से पहले ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद लोग भी चींटियां थे। प्रकाश की एक सफ़ेद चमक ने नकुल शॉ को घेर लिया और इसने उनके शरीर में गर्मजोशी की एक लहर भेजी जिसने उनकी चोटों को ठीक कर दिया। गर्मजोशी की यह लहर उस जैड के समान थी जिसे नकुल शॉ ने खजाने से प्राप्त किया था और उसमें उपचार के गुण थे। 2570 बहुत अधिक लगता है, मुझे उच्चतम उपचार भी मिलता है। नकुल शॉ अपने चकाचौंध से उबर गए और उन्होंने उस ध्वनि के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो अभी अभी कही गई थी। वह परीक्षण से बाहर निकलने वाले अंतिम व्यक्ति थे, जिसका मतलब था कि वह निश्चित रूप से पहले थे। लेकिन ये भी इसी कारण से था कि वह पिछले प्रतिभागियों के साथ तुलना नहीं कर सकते थे। आमतौर पर 1000 सालों में केवल एक व्यक्ति 1000 अंक के निशान को तोड़ता है। जहां तक तुम्हारे स्कोर की बात है, इसने पिछले 10,000 सालों में फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस में दर्ज उच्चतम स्कोर को हराया है। एक लंबा, शक्तिशाली आदमी की आकृति कहीं से भी प्रकट हुई। आकृति सफ़ेद रोशनी से बनाई गई थी और हालांकि यह वास्तविक नहीं थी, इसमें एक निश्चित मात्रा में बुद्धि थी। नकुल शॉ ने ध्यान से देखा और उन्हें एहसास हुआ कि इस व्यक्ति की विशेषताएं थोड़ी परिचित थीं। उन्हें अचानक घाटी के भ्रम में मोकू नामक युवक याद आया। तुम मोकू हो? नकुल शॉ मदद नहीं कर सके लेकिन बोल पड़े। दोनों बस इतने समान थे, केवल अंतर यह था कि आदमी अधिक परिपक्व था। हे, मैं मुकुल हूँ। जो आकृति तुम अभी देख रहे हो वह सच्चे में से केवल एक विचार है, आदमी ने समझाया। नकुल शॉ ने अपनी जीभ से एक ध्वनि निकाली। आदमी एक सच्चा जीवन रूप नहीं था, लेकिन उसमें बुद्धि थी। म्याऊं म्याऊं। इस समय छोटी चोर बिल्ली अंतरस्थानीय अंगूठी से बाहर निकली और नकुल शॉ के कंधे पर बैठे हुए आदमी का उत्सुकता से निरीक्षण किया। जब आदमी ने छोटी चोर बिल्ली को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य चमक गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा। प्रतिभागी, तुम्हारा स्कोर 1000 से अधिक हो गया है और निम्नलिखित उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंकों का उपयोग करें और उन्हें कौशल, हथियार और अन्य वस्तुओं के लिए विनिमय करें। मुझे अपनी क्षमताओं के भीतर कुछ भी करने के लिए कहें। बेशक, इसमें तुम्हें एक संबंधित राशि के अंक खर्च होंगे। तुम्हें मुफ्त में एक साधारण विरासत दें, चमकते हुए आदमी ने कहा। कुल 3 उपचार। नकुल शॉ गहरी सोच में पड़ गए। जो कुछ वह फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल के बारे में जानते थे, सामान्य प्रतिभागियों को केवल पहला उपचार मिलता था। जहां तक रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन तीसरे के लिए उन्हें फर्स्ट एल्डर का इसके बारे में बात करना याद था। परीक्षण में विरासत के मौके थे। मेरा सबसे बड़ा फायदा दूसरा उपचार है, कुछ भी चाहने के लिए। नकुल शॉ ने इसके बारे में सोचा, लेकिन पहले उन्हें यह समझना होगा कि अपने अंकों का विनिमय कैसे करें। उनके फ्लोटिंग क्रेस्ट टोकन से जानकारी प्रकट होने लगी। सबसे पहले यह था कि नकुल शॉ को अपने अंक कैसे मिले थे। पहले चरण को पास करने के लिए 20, दूसरे चरण को पास करने के लिए 30। जहां तक तीसरे चरण की बात है, इसकी गणना पीछा शुरू होने पर समय से की गई थी। पीछा के पहले से 10वें दिन तक हर दिन के लिए 10 अंक दिए गए। इसलिए नकुल शॉ को पीछा के पहले दौर के लिए 100 मिले। ये केवल नकुल शॉ, जय और मयंक द्वारा पूरा किया गया था। पीछा के दूसरे 10 दिनों में प्रत्येक दिन के लिए 20 दिए गए, जिससे नकुल शॉ को और 200 मिले। केवल नकुल शॉ और जय इसे पूरा करने में सक्षम थे, जिसमें पूर्व तीसरे दौर के पीछा से बचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। नकुल शॉ चौथे दौर के एक दिन ही जीवित रहने में सक्षम थे, इससे पहले कि उन्हें माउंटेन मॉन्स्टर ने मार डाला। इसलिए नकुल शॉ का चरण पासिंग स्कोर था 720। मेरा प्रदर्शन स्कोर बहुत अधिक है 1350। नकुल शॉ ने इसे और अधिक विस्तार से देखा। मारे गए हर काले धातु के राक्षस ने उन्हें 100 दिए और क्योंकि नकुल शॉ ने 8 को मारा, 800 अंक थे। जय ने एक भी राक्षस को नहीं मारा। इसका मतलब है कि हमारे बीच कम से कम 800 अंक हैं, और इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वह मुझसे कम समय तक चला, कम से कम 1000 का अंतर है। नकुल शॉ के होठों पर एक मुस्कान आ गई। इसका मतलब था कि यहां तक कि दूसरे सबसे अच्छे प्रतिभागी के साथ भी उनसे कम 1000 अंकों का अंतर था। नकुल शॉ ने तब उन वस्तुओं के बारे में जानकारी खोजना शुरू कर दिया था जिन्हें विनिमय किया जा सकता था। पीक क्लास मॉर्टल कौशल 1 के लिए 80 अंक, पीक ग्रेड मॉर्टल हथियार 1 के लिए 100, लो क्लास आध्यात्मिक कौशल 1 के लिए 400, लो ग्रेड आध्यात्मिक हथियार 1 के लिए 500। उद्धरण चिन्ह। नकुल शॉ ने जिन वस्तुओं को देखा वे सभी शीर्ष स्तर के थे। फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल में कोई भी सबसे अधिक कौशल और हथियारों का विनिमय कर सकता था। वे मिडिल क्लास आध्यात्मिक कौशल या मिडिल ग्रेड आध्यात्मिक हथियार थे, जिन्हें क्रमशः 1500 और 2000 अंकों की आवश्यकता थी। नकुल शॉ स्पष्ट रूप से उन वस्तुओं के लिए अपने अंकों का विनिमय नहीं करेंगे।
थोड़ा सोचने के बाद नकुल शॉ ने अपना फैसला किया, मैं पहले साधारण विरासत लूंगा। ये तीसरा उपचार था जो जय को छोड़कर अन्य प्रतिभागियों के पास शायद नहीं था। ठीक है। जैसे ही आदमी ने ये कहा, नकुल शॉ के शरीर में प्रकाश की एक पारदर्शी सफ़ेद चमक बह गई। यह एक रहस्यमय आभा थी जिसमें कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। इसके विपरीत ये गर्म और शांतिपूर्ण था। प्रकाश उसके रक्त, हड्डियों और यहाँ तक कि मानसिक ऊर्जा के माध्यम से बह गया, लेकिन जब यह उसकी बाईं आंख के भीतर नीली रोशनी पर आया तो प्रकाश फीका पड़ गया। दुर्भाग्य से मैं तुम्हारे लिए एक सही विरासत बनाने में असमर्थ हूँ। जो रास्ता तुम्हें सूट करता है वह मानसिक ऊर्जा है जो आत्मा है। उदाहरण के लिए, मानसिक भ्रम, भविष्यवक्ता या यहाँ तक कि लाश बुलाने वाला भी तुम्हारा किला हो सकता है। ये क्यों नहीं बनाया जा सकता है? नकुल शॉ थोड़ा निराश थे। मुकुल का सुझाव फर्स्ट एल्डर्स जैसा ही था। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस एक धर्मी विरासत का मैदान है। कई लोग मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने का अभ्यास नहीं करते हैं और इसे थोड़ा दुष्ट माना जाता है। इसके अलावा तुम्हारी रक्तरेखा इसे तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाना और भी कठिन बनाती है। बेशक, क्योंकि तुमने फ्लोटिंग क्रेस्ट लाइटनिंग सील प्राप्त की है और तुम्हारे पास नींव के रूप में कुछ लाइटनिंग कौशल हैं, मैं तुम्हें फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस की सबसे अच्छी विरासत, लाइटनिंग इनहेरिटेंस, दे सकता हूँ। चमकते हुए आदमी ने कहा। ठीक है। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। कम से कम वह फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस की सबसे अच्छी विरासत प्राप्त करने में सक्षम थे। बूम! ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा नकुल शॉ के दिमाग में बह गई और पूरे हॉल को रोशन कर दिया। थोड़ी देर बाद नकुल शॉ के दिमाग में 3 मंजिलों वाला एक मीनार दिखाई दिया। पहली मंजिल में दृश्य फ्लोटिंग क्रेस्ट लाइटनिंग सील के समान था। इसमें लाइटनिंग का उपयोग करने के लिए ज्ञान और तरीके शामिल थे। जहां तक मीनार की दूसरी और तीसरी मंजिल की बात है, ये भूरा था और नकुल शॉ अंदर प्रवेश करने में असमर्थ थे। लाइटनिंग इनहेरिटेंस तुम्हारे दिमाग में सील कर दी गई है। असेंडेड दायरे में तुम केवल पहली मंजिल को समझ सकते हो। दूसरी मंजिल के लिए तुम्हें ट्रू स्पिरिट दायरे में होना चाहिए और तीसरी मंजिल के लिए तुम्हें कम से कम ट्रू लॉर्ड रैंक, ट्रू स्पिरिट दायरे के तीसरे स्वर पर होना चाहिए। अगर तुम लाइटनिंग इनहेरिटेंस को पूरी तरह से समझ पाते हो तो तुम्हारे लिए इस महाद्वीप के शीर्ष पर खड़े होना असंभव नहीं है। चमकते हुए आदमी ने कहा। ये लाइटनिंग इनहेरिटेंस वास्तव में मजबूत है। ट्रू स्पिरिट दायरे को 3 रैंकों में विभाजित किया गया है: ट्रू ह्यूमन रैंक, ट्रू मिस्टिक रैंक और ट्रू लॉर्ड रैंक। ब्रोकन मून क्लैन के एल्डर्स शायद ट्रू स्पिरिट दायरे की दूसरी रैंक तक भी नहीं पहुंचे हैं। नकुल शॉ ने सोचा, लाइटनिंग इनहेरिटेंस में लाइटनिंग का उपयोग कैसे करें, हमला, आंदोलन और गुप्त तकनीकें शामिल थीं। इस विरासत का मतलब लाइटनिंग के सभी रास्ते थे, लेकिन नकुल शॉ केवल पहली मंजिल से इसके कोनों को सीख सकते थे। अगर वह पहली मंजिल को पूरी तरह से समझ सकता तो ट्रू ह्यूमन रैंक पर सामान्य साधक शायद उसकी टक्कर भी नहीं होते। विरासत समाप्त होने के बाद नकुल शॉ ने दूसरे उपचार को लक्षित किया जहां मुकुल उसे अपनी क्षमताओं के भीतर इच्छाएं पूरी करेगा। मेरी पहली इच्छा है कि बिल्ली के इतिहास को समझूं और उसके साथ एक पालतू समझौता पर हस्ताक्षर करूं। नकुल शॉ ने कहा। छोटी चोर बिल्ली का इतिहास रहस्यमय था और दोनों के बीच कोई बंधन नहीं था। परीक्षण समाप्त होने के बाद बिल्ली जब चाहे भाग सकती थी। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने नकुल शॉ के कंधों पर अपने पंजे लहराए, अपनी असंतोष व्यक्त करते हुए। माफ़ करना, मुझे भी बिल्लियों का इतिहास नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इसकी रक्तरेखा बहुत अद्वितीय है। जहाँ तक रक्त समझौते के काम करने की बात है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बिल्ली कितना विरोध करती है और साथ ही तुम्हारी रक्तरेखा की ताकत पर। चमकते हुए आदमी ने छोटी चोर बिल्ली पर एक गहरी नज़र डाली और अपना सिर हिलाया। मुझे बताओ कि समझौता कैसे बनाना है और मुझे सफल होने में मदद करो। नकुल शॉ कोशिश करने को तैयार थे। चमकते हुए आदमी ने अपना सिर हिलाया। इसमें तुम्हें 200 अंक खर्च होंगे। उसके बाद उसने नकुल शॉ को बताया कि एक पालतू रक्त समझौता कैसे बनाना है। चमकता हुआ आदमी बीच में खड़ा था, जिसके दोनों तरफ नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली थे। आवश्यकताओं के अनुसार दोनों पक्षों को रक्त की कुछ बूंदें निकालनी थीं। ये हो जाने के बाद चमकते हुए आदमी ने अपना हाथ हिलाया और रक्त ने हवा में एक अजीब तस्वीर बनाई। छोटी चोर बिल्ली के मुंह में थोड़ा मरोड़ आया और उसने वापस नहीं लड़ा। शायद वह जानती थी कि अगर वह वापस लड़ती है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। रक्त की तस्वीर नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली के बीच बनी और जैसे ही आदमी ने अपने हाथ हिलाए, एक रहस्यमय लहर तस्वीर से नकुल शॉ के शरीर और बिल्ली के शरीर में बह गई। जल्द ही नकुल शॉ छोटी चोर बिल्ली को महसूस कर सकते थे। ये सफल रहा। मुकुल थोड़ा हैरान था और उसने छोटी चोर बिल्ली को एक गहरी नज़र से देखा। उसने नहीं सोचा था कि यह नकुल शॉ के लिए अच्छा जाएगा। रक्त समझौते का मतलब था कि छोटी चोर बिल्ली आधिकारिक तौर पर नकुल शॉ का पालतू बन जाएगी और प्रतिबंधित हो जाएगी। नकुल शॉ भी हैरान थे कि बिल्ली ने वापस नहीं लड़ा। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक जानने वाली मुस्कान थी।
मेरी दूसरी इच्छा है कि इन शैडो क्लॉक के इतिहास को सीखूं और जानूं कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है और यदि हाँ तो कैसे। नकुल शॉ जल्द ही अपनी दूसरी इच्छा के साथ आए। यह एक प्राचीन खजाना है जो किसी की गति को बढ़ा सकता है और किसी की आभा को छिपा सकता है। यह एक विरासत खजाना है और इसकी क्षमता को अभी तक पूरी तरह से अनलॉक नहीं किया गया है। तुम्हारे लिए इसका मूल्य एक आध्यात्मिक ग्रेड हथियार से 10 गुना अधिक है, मुकुल ने समझाया। नकुल शॉ जवाब से बहुत खुश थे। विरासत खजाने का उपयोग असेंडेड दायरे और ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद लोग कर सकते थे। वे ऐसी वस्तुएं थीं जो उपयोगकर्ता के मजबूत होने पर बढ़ सकती थीं, स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं जिसकी एक आध्यात्मिक हथियार से तुलना की जा सके। उपयोगकर्ता की ताकत के आधार पर क्लॉक की शक्ति अलग होगी। अध्याय 192 मंदबुद्धि लोगों का एक झुंड। झाओ फैंग के अनुसार केवल बेई मोई की किस्मत अच्छी थी और उसे एक विरासत खजाना सोने हरे रंग की शर्ट मिली थी। विरासत खजाने को उच्च खेती की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन विरासत शब्द का मतलब है कि केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही इसका उपयोग करने में सक्षम हैं। ली फूजी ने कहा। झाओ फैंग समझ गए कि उनका क्या मतलब था। उदाहरण के लिए, यिन शैडो क्लॉक को उसकी रक्तरेखा शक्ति की आवश्यकता थी। अगर उसके पास रक्तरेखा शक्ति नहीं होती तो वह इसे खोल भी नहीं पाता। कुछ आवश्यकताओं तक पहुंचे बिना, यहां तक कि ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद लोगों के लिए भी विरासत खजाने का ज़्यादा उपयोग नहीं होगा। उसके बाद ली फूजी ने झाओ फैंग को बताया कि यिन शैडो क्लॉक की मरम्मत कैसे करें। इस क्लॉक को ठीक करने के लिए तुम्हें एक ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ की आवश्यकता है और ब्लैकस्मिथ को कम से कम ट्रू स्पिरिट दायरे में होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं जो इस महाद्वीप में अब लगभग विलुप्त हो गए हैं। मैं उनमें से अधिकांश तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन आवश्यक अंक सामान्य से अधिक हैं। ली फूजी ने कहा। कितना? झाओ फैंग ने पूछा। तुम्हारे सवाल का जवाब देने में 200 लगे और संसाधनों में 500, कुल 700 आए। चमकते हुए आदमी ने जवाब दिया। ठीक है, विनिमय। झाओ फैंग बिना किसी झिझक के सहमत हो गए। विरासत खजाने, विशेष रूप से अदृश्यता की क्षमता वाले एक आध्यात्मिक हथियार की तुलना में उसके लिए कहीं अधिक मूल्यवान थे। किसी को ये जानना होगा कि एक सामान्य आध्यात्मिक ग्रेड हथियार की कीमत केवल 500 थी, लेकिन झाओ फैंग के लिए इसका कोई उपयोग नहीं था, सिवाय इसके कि इसे क्लैन को दिया जाए और बदले में कुछ अन्य वस्तुएं प्राप्त की जाएं। तुम्हारे पास अभी भी 1670 हैं। मैं उन्हें एक लो ग्रेड आध्यात्मिक हथियार, 2 आध्यात्मिक क्लास कौशल, 4 पीक मॉर्टल क्लास कौशल, 8 हाई क्लास मॉर्टल कौशल के लिए विनिमय करूंगा। झाओ फैंग ने भावहीनता से कई वस्तुओं को बुलाया। उनमें से अधिकांश कौशल थे और एक आध्यात्मिक ग्रेड हथियार सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए था। इन सभी कौशलों में उनके अंदर एक विशिष्ट दृश्य था जिससे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। झाओ फैंग ने अपनी बाईं आंख खोली और उसने सभी कौशलों को अपनी बाईं आंख के आयाम में कॉपी कर लिया। इसलिए जब वह सभी कौशल क्लैन को देगा तो उसे दुख नहीं होगा। ब्रोकन मून क्लैन। परीक्षण शुरू होने के बाद से 48 दिन बीत चुके थे और अधिकांश प्रतिभागी 1 महीने के भीतर बाहर निकल गए थे। जब से बेई मोई ने 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, तब से सब कुछ शांत हो गया था। ट्रू स्पिरिट दायरे में 5 लोग फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस के बाहर बैठे थे। पिछले कुछ दिनों में क्लैन के भीतर एक तूफान पैदा हो गया था। इस पीढ़ी के प्रतिभागियों की ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई थी। सबसे बड़ा बदलाव कोर शिष्यों की स्थिति का था। पिछले कुछ दिनों में कोर शिष्यों की रैंकिंग नाटकीय रूप से बदल गई थी। सबसे पहले यांगगन ने 6ठी स्काई में प्रवेश किया था और उसने हेड शिष्य का खिताब लिया था। मूल हेड शिष्य ने 30 की उम्र सीमा पार कर ली थी और वह अब एक शिष्य नहीं था। आखिरकार क्लैन लगातार युवा पीढ़ी को नहीं बढ़ाएगा। जब वे एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाते थे तो वे क्लैन के लिए कार्य करते थे। हालांकि यांगगन ने मूल हेड शिष्य के जाने तक इंतजार नहीं किया। उसने बाद वाले को, जो 6ठी स्काई में था, एक लड़ाई में हराया था। यांगगन के अलावा बेई मोई, क्वान चेन, रान शियाओयुआन और सह सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। यह विशेष रूप से बेई मोई के लिए था। जाहिरा तौर पर उसे परीक्षण में एक रहस्यमय विरासत मिली थी और जब वह बाहर आया तो उसकी खेती पीक 4थी स्काई पर थी। 3 दिन पहले बेई मोई ने चेन जिंगरू को हराया था, जो मूल रूप से दूसरे स्थान पर था। इस लड़ाई में बेई मोई ने अपना प्रभुत्व दिखाया और 5वीं स्काई पर कोर शिष्य को हराया। इसके अलावा क्वान चेन और रान शियाओयुआन दोनों क्रमशः 5वें और 6ठे कोर शिष्य बन गए थे। यहाँ तक कि लिन फैन और लियू युए एर दोनों पीक 3री स्काई तक पहुँच गए थे और उनमें कोर शिष्यों को चुनौती देने की क्षमता थी। लेकिन अभी वे सही क्षण का इंतजार कर रहे थे। हालांकि परीक्षण के बाद कोर शिष्यों की स्थिति हमेशा थोड़ी बदलती रहती थी। इतने सारे कोर शिष्यों के स्थानों को बदलते हुए देखना अभी भी दुर्लभ था। इसके अलावा झाओ फैंग, वह पागल व्यक्ति जो पहले स्थान पर आया था और लाइटनिंग विंड पाम का प्रशिक्षण दिया था, अभी तक बाहर नहीं निकला था। ये कल्पना की जा सकती थी कि कोर शिष्यों की 10 स्थितियां आने वाले महीने में और भी अधिक बदलेंगी। पूरी चीज क्लैन के उच्च अधिकारियों की आंखों में आ गई।
एल्डर्स और क्लैन मास्टर सभी खुश थे कि आंतरिक शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी भयंकर थी। ये पूरी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस का प्रवेश द्वार। क्लैन मास्टर और एल्डर्स नीचे सेंट्रल डिवीजन में शिष्यों के बीच की लड़ाइयों को देख सकते थे। इस बार फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल ब्रोकन मून क्लैन को एक पूरे नए स्तर पर धकेल सकता है। क्लैन मास्टर्स की आंखों में एक रंगीन रोशनी चमकी। एल्डर्स सभी ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने अपने शिष्यों के लिए उच्च उम्मीदें रखीं। पिछले 1000 सालों में मेरा ब्रोकन मून क्लैन हमेशा 13 क्लैन गठबंधन घटना में अंतिम स्थान या दूसरे अंतिम स्थान पर रहा है। गठबंधन प्रतियोगिता आधे साल में शुरू हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि ये शिष्य उस बड़े मंच पर अपने कौशल दिखाएंगे। ब्रोकन मून क्लैन मास्टर एक महिला हो सकती हैं, लेकिन उनके शब्द युद्ध के इरादे से भरे थे। गठबंधन घटना में प्रतिभाशाली लोग वास्तव में बादलों की तरह हैं। यह उनके ज्ञान को बढ़ाने का मौका है, लेकिन उससे पहले सिल्वर मून क्लैन और लिंग मून क्लैन के साथ थरी क्लैन पार्टी आ रही है। फर्स्ट एल्डर ने हल्के से मुस्कुराया। थरी क्लैन पार्टी का उल्लेख करने के बाद अन्य एल्डर का भाव थोड़ा बदल गया। ये स्पष्ट था कि वे इसे कुछ महत्व देते थे। थरी क्लैन पार्टी लिंग मून क्लैन, सिल्वर मून क्लैन और ब्रोकन मून क्लैन के बीच थी। अगर कोई सावधान था तो वे बता सकते थे कि इन तीनों क्लैन के नामों में चंद्रमा था। बहुत 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 पहले ये तीनों क्लैन एक ही संप्रदाय से संबंधित थे, लेकिन विभिन्न कारणों से संप्रदाय 3 क्लैन में विभाजित हो गया, जो क्रमशः लिंग मून क्लैन, सिल्वर मून क्लैन और ब्रोकन मून क्लैन थे। अब तक तीनों क्लैन अभी भी संपर्क में रहे और वे एक दूसरे के पड़ोसी थे। कई बार उन्होंने मजबूत दुश्मनों का सामना करने के लिए एक साथ एक गठबंधन से लड़ाई की थी। बेशक जब वे एक ही गठबंधन में थे तो तीनों क्लैन के बीच अभी भी प्रतिस्पर्धा थी। हर 5 साल में एक थरी क्लैन पार्टी होगी और ये तब था जब वे लड़ेंगे। लिंग मून क्लैन ने आधे महीने पहले निमंत्रण भेजा था जिसमें कहा गया था कि थरी क्लैन पार्टी अब से 1 महीने बाद आयोजित होगी। इस बार हम उन्हें एक आश्चर्य देंगे, क्लैन मास्टर ने आत्मविश्वास से कहा। जब थरी क्लैन पार्टी का उल्लेख किया गया था तो क्लैन मास्टर और फर्स्ट एल्डर दोनों की भौहें तन जाती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य 2 क्लैन क्रमशः 13 क्लैन में 4वें और 7वें स्थान पर थे, जिसका मतलब था कि वे ब्रोकन मून क्लैन से सिर्फ थोड़ा अधिक शक्तिशाली नहीं थे। ब्रोकन मून क्लैन हर बार अंतिम आता था और क्लैन मास्टर और एल्डर शर्मिंदा और उदास महसूस करते थे। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम नुकसान को पलट देंगे, वरना मेरे पास उन पुराने कमीनों से मिलने का चेहरा नहीं होगा। एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, जैसे ही एल्डर्स सपने देख रहे थे। वॉन्ग फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस के प्रवेश द्वार पर एक रोशनी चमकी। एक नीले बालों वाला युवक दिखाई दिया। मैं आखिरकार बाहर हूँ। झाओ फैंग ने एक पीले चेहरे के साथ एक सांस छोड़ी। उसने सभी कौशलों को कॉपी किया था जिसमें एक विशाल मात्रा में ऊर्जा खर्च हुई थी। आकृति के अचानक प्रकट होने से ट्रू स्पिरिट दायरे में 5 लोग अपने चकाचौंध से वापस आ गए। जब रोशनी फीकी पड़ गई, झाओ फैंग ने पाया कि 5 जोड़े आंखें उसे घूर रही थीं। दुष्ट सबसे छोटे, तुम आखिरकार बाहर निकल गए। घुटने टेक कर अपने पापों को स्वीकार करो। एल्डर जुए ने अपने दिल में भरी हुई नाराजगी को बाहर निकाला। झाओ फैंग, क्या तुम अपनी गलतियों को जानते हो? हाइयून मास्टर ने अपनी आंखों में ठंडक के साथ कहा। दादी लियुए ने भी अपनी भौहें तनी और उनका भी झाओ फैंग के प्रति अच्छा प्रभाव नहीं था। ट्रू स्पिरिट दायरे की आभा ने झाओ फैंग को सांस लेना मुश्किल बना दिया। ठीक इस क्षण में बूम, फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस अचानक हिल गया और इसे घेरने वाली बिजली आधे से अधिक फीकी पड़ गई। फिर बिजली का एक शक्तिशाली चाप सभी को दूर कर दिया। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस बंद हो गया है। फर्स्ट एल्डर ने झाओ फैंग को पकड़ते हुए और नीचे सेंट्रल डिवीजन में उतरते हुए कहा। क्यू क्यू क्यू। क्लैन मास्टर और अन्य एल्डर्स सभी जमीन पर उतर गए। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस के आंदोलन ने क्लैन के कई सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। क्या वह लड़का बाहर आ गया है? हम्फ, झाओ नामक बच्चा, सभी के क्रोध का सामना करने के लिए प्रतीक्षा करो। यांगगण, बेई मोई, क्वान चेन और सह, सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। क्लैन के भीतर एक मंद हॉल के अंदर परीक्षण समाप्त हो गया है। वह बच्चा क्लैन की सजा से बच नहीं पाएगा। हॉल में एक ठंडी आवाज सुनाई दी। कम समय में पूरे क्लैन को परेशान कर दिया गया था। कई आकृतियां सेंट्रल डिवीजन की ओर गईं। क्वान चेन, लू हू, सुन युवानहाओ और सह, सभी झाओ फैंग को दंडित करने के लिए कह रहे थे। झाओ फैंग, तुम दुष्ट कमीने, तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी युद्ध की लूट चुरा ली। उद्धरण चिन्ह। क्वान चेन का चेहरा बेहद धुंधला था और ऐसा लग रहा था कि पूर्व झाओ फैंग को टुकड़ों में फाड़ना चाहता था। झाओ फैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे परीक्षण में खाई में फेंक दो? मेरे गुरु विनियम एल्डर हैं, वह तुम्हें माफ नहीं करेंगे। लू हू ने गर्जना की। अगर वहां एल्डर्स मौजूद नहीं होते तो वह शायद पहले ही ऊपर चढ़ गया होता और झाओ फैंग के साथ लड़ता। वो भाई झाओ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम उस तरह के व्यक्ति हो। किसी को भी अपने जीवन काल में फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल में प्रवेश करने का केवल एक मौका मिलता है।
अगर तुमने मुझे खाई में नहीं फेंका होता तो शायद मैं भाई भी जैसा होता और मुझे किसी तरह की विरासत मिलती। सुन युवानहाओ का बच्चे जैसा चेहरा पवित्रता से भरा था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हमारे क्लैन में ऐसे लोग हैं। कुछ लड़की शिष्य मदद नहीं कर सकी लेकिन सहानुभूति व्यक्त की। म्याऊं म्याऊं। एक हथेली के आकार की एक छोटी भूरी बिल्ली झाओ फैंग के कंधे पर कूद गई और उसने अपनी काली रत्न की आंखों से भीड़ को देखा। कितनी प्यारी बिल्ली। कुछ लड़की शिष्यों की आंखें चमक गईं। ये वह बिल्ली थी जिसने मुझे धोखा दिया था। बेई मुई छोटी चोर बिल्ली को देखकर तुरंत गुस्से में आ गया। इस समय सब कुछ अराजकता में था क्योंकि भीड़ सभी ने झाओ फैंग को दंडित करने के लिए कहा। झाओ फैंग की भौहें एक साथ सिकुड़ गईं। ये सभी लोग उसे कोस रहे थे। परीक्षण के शीर्ष प्रतिभागी होने के नाते क्या वह बस वहां खड़ा रहेगा? मंदबुद्धि लोगों का एक झुंड। झाओ फैंग ने ठंडी आवाज में गरजते हुए कहा। क्या? शिष्यों के भाव चकाचौंध में गिर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यह व्यक्ति सार्वजनिक रूप से इतना अभिमानी होगा। अपनी बेकारता को छिपाने के लिए किसी भी बहाने का उपयोग न करें। अगर तुम में ताकत होती तो पहला स्थान मेरा नहीं होता, झाओ फैंग ने घमंड से कहा क्योंकि उसने तेज आंखों से भीड़ का सर्वेक्षण किया। उसने अपने दिल में ठंडी आवाज में सोचा, प्राचीन काल से अब तक केवल विजयी ने ही इतिहास लिखा। पहला कौन आया? मैं। तुम जो करो नहीं। तुम। शिष्य सभी तुरंत अवाक थे। अध्याय 193 फर्स्ट एल्डर की स्थिति। जब किसी को हाई की होना चाहिए तो हाई की हो जाओ। नकुल शॉ पर बाहर आते ही इन सभी समस्याओं का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? इस स्थिति में हर और कोई भी स्पष्टीकरण बेकार था। किसी को भीड़ के लिए अपना प्रभुत्व स्थापित करने की आवश्यकता थी। नकुल शॉ ने एक अभिमानी और श्रेष्ठ तरीके का उपयोग करके ऐसा करने में सफल रहा। और इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सबसे मजबूत पहले आया। नकुल शॉ ने यह खिताब लिया था और उसके पास ऐसा कहने का अधिकार था। विजेता इतिहास लिखता है, हारे हुए के इतिहास लिखने के बारे में किसने सुना है? क्लैन मास्टर और एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने नहीं सोचा था कि वह अभी भी जनता में इतने अभिमानी होंगे। लेकिन इस तथ्य को याद करते हुए कि यह बच्चा परीक्षण में पहले आया था और ये लाइटनिंग विंड पाम को प्रशिक्षित करने के कारण था, उसकी हरकतें इतनी असामान्य नहीं थीं। नकुल शॉ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतने अभिमानी हो जाओ। एल्डर दीप और रमन के भाव धुंधले थे और उनकी आभा हवा में बह गई। उन्हें इस शिष्य को मारने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। सबसे पहले नकुल शॉ परीक्षण में पहले थे। दूसरे, नकुल शॉ के पीछे फर्स्ट एल्डर थे। उन्होंने नकुल शॉ के अहंकार की लपटों को शांत करने की कोशिश करने के लिए अपनी आभा जारी की। हालांकि परिणाम ने उन्हें निराश किया। नकुल शॉ के नीले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंख अभी भी तेज और स्थिर थी। पूरे परीक्षण के दौरान नकुल शॉ ने कई बार ट्रू स्पिरिट दायरे की आभा का सामना किया था। सबसे भयानक माउंटेन मॉन्स्टर, जिसने एक ही विचार में 4 काले धातु के राक्षसों को मार डाला था, उसकी आभा उससे पहले 2 एल्डर्स की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। नकुल शॉ की बाईं आंख के अंदर नीली रोशनी घूम गई, उसकी रक्तरेखा शक्ति को अपने पूरे शरीर में भेजकर आभा के दबाव को कम करने के लिए। म्याऊं म्याऊं। न केवल नकुल शॉ अप्रभावित थे, यहाँ तक कि छोटी चोर बिल्ली भी रमन और एल्डर दीप की ओर उपहासपूर्वक हंस रही थी। वह बिल्ली सरल नहीं है। क्या ये वही बिल्ली हो सकती है जिसने जय को धोखा दिया था? रमन की आंखें चमक गईं। ट्रू स्पिरिट दायरे में होने के नाते वह ये कैसे नहीं देख सकता था कि छोटी चोर बिल्ली की बुद्धि कुछ ऐसी थी जिसकी एक सामान्य जानवर तुलना नहीं कर सकता था। इसके अलावा बिल्ली ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद लोगों द्वारा लाए गए दबाव को अनदेखा कर सकती थी, जिसका मतलब था कि या तो उसमें उच्च प्रतिभा थी या उसमें एक शक्तिशाली रिक्तरेखा थी। उदाहरण के लिए, ड्रैगन और रॉक जैसे पौराणिक जानवर सामान्य जानवरों पर दबाव डाल सकते थे, भले ही उनकी खेती कम हो। यहाँ तक सोचते हुए रमन की आंखें तत्काल हो गईं। सभी शांत रहें। नकुल शॉ आखिरकार इस परीक्षण का विजेता है। क्लैन एक संतोषजनक जवाब देगा। क्लैन मास्टर की ठंडी आवाज सख्ती से भरी थी। एल्डर्स सभी सहमत थे। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी ये देखना था कि नकुल शॉ को कितने पुरस्कार मिले थे। किसी को ये जानना होगा कि नकुल शॉ जय की तुलना में 10 दिनों तक परीक्षण में रहे थे, जिसने 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। जो शिष्य नकुल शॉ को दंडित करने के लिए कह रहे थे, जैसे जैक विल्सन, आर्या और कंपनी, सभी चुप हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा, नकुल शॉ अभी भी पहले आए थे। क्लैन मास्टर नकुल शॉ को सेंट्रल डिवीजन की ओर ले जा रहे थे। इसके रूप से नकुल शॉ ने परीक्षण में जो किया था उसे क्लैन के उच्च अधिकारियों द्वारा खारिज किए जाने की बहुत संभावना थी। जैक विल्सन, आर्या और कंपनी सभी के चेहरे पर अनिच्छुक नजरें थीं। ठीक इसी क्षण एक शक्तिशाली ट्रू स्पिरिट दायरे की आभा दिखाई दी। युवक नकुल शॉ, अभिमानी मत बनो। हर देश के अपने कानून होते हैं और हमारा क्लैन भी ऐसा ही है। यहाँ एल्डर के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा योगदान कितना बड़ा है, तुम्हें अभी भी दंडित किया जाएगा।
एक गरजती पुरानी आवाज़ सुनाई दी जिसने एल्डर्स के कदमों को रोक दिया। शब्द खत्म होने से पहले एक हरे रंग की शर्ट पहने एक स्टाफ पकड़े हुए एक बूढ़ा आदमी हवा में दिखाई दिया। विनियम एल्डर, कुछ शिष्यों ने कहा और उन्होंने सम्मान में सिर झुकाया। विनियम एल्डर ने क्लैन के भीतर एक अद्वितीय स्थिति रखी थी। उनके पास मारने का अधिकार था और उन्होंने क्लैन के कानूनों को नियंत्रित किया, यहाँ तक कि अगर क्लैन मास्टर ने क्लैन के कानूनों को तोड़ा होता तो विनियम एल्डर को खड़े होकर उनसे सवाल करने का अधिकार था। इसके अलावा विनियम एल्डर के पास एक आध्यात्मिक ग्रेड हथियार था जिसने उन्हें अन्य सामान्य एल्डर्स की तुलना में अधिक ताकत दी। महान गुरु अब यहाँ हैं, यहाँ तक कि क्लैन मास्टर भी उसे नहीं रोक सकते। आर्या के चेहरे पर अत्यधिक खुशी दिखाई दी। जैक विल्सन और कंपनी के धुंधले भाव सभी घमंड में बदल गए। विनियम एल्डर को देखकर क्लैन मास्टर की आंखों में चिंता दिखाई दी। अगर पूर्व नकुल शॉ को दंडित करना चाहता था तो वह भी उसे नहीं रोक सकती थी। क्लैन मास्टर की आंखें एक विनती भरी नज़र के साथ फर्स्ट एल्डर की ओर मुड़ गईं। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि फर्स्ट एल्डर नकुल शॉ के गुरु थे, ये भी उनकी ऑटोरिदाद के कारण था। विनियम एल्डर, क्यों न नीचे आएं और उच्चतम स्कोर देखें जो फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल ने कभी दर्ज किया है। फर्स्ट एल्डर की आवाज़ शांत थी और यह एक ही समय में एक निमंत्रण और एक आदेश की तरह लग रहा था। इस क्षण में अन्य एल्डर्स सभी चुप थे। ठीक है, मैं आऊँगा। विनियम एल्डर स्पष्ट रूप से फर्स्ट एल्डर से सावधान थे। फर्स्ट एल्डर में फर्स्ट शब्द था जिसका मतलब था कि वह सभी एल्डर्स के प्रमुख थे। एल्डर दीप और रमन ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने अपने दिलों में आह भरी, क्या फर्स्ट एल्डर इस शिष्य की रक्षा करने का फैसला कर रहे हैं। मूल रूप से विनियम एल्डर नकुल शॉ को तुरंत नीचे ले जाना और उसे दंडित करना चाहते थे। हालांकि भले ही वह विनियम एल्डर थे, उन्हें फर्स्ट एल्डर को चेहरा देना पड़ा। नकुल शॉ ने इस दृश्य को अपनी आंखों में लिया और वह मदद नहीं कर सके, लेकिन भाग्यशाली महसूस किया कि उसने फर्स्ट एल्डर का शिष्य बनने का विकल्प चुना, भले ही वह सिर्फ एक बाहरी शिष्य था। फर्स्ट एल्डर ने कई शिष्यों को नहीं लिया, लेकिन एक बार जब उन्होंने किया था तो वह अंत तक उनकी रक्षा करेंगे, भले ही शिष्य उनका एक बाहरी शिष्य था। फर्स्ट एल्डर नकुल शॉ को एक शिष्य के रूप में लेना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके पास एक बार एक और शिष्य था जिसने लाइटनिंग विंड पाम को प्रशिक्षित किया था और उससे मर गया था। फर्स्ट एल्डर पहले ठंडे और उदासीन लग सकते हैं, लेकिन उनकी मान्यता प्राप्त करने के बाद पूर्व अपने शिष्यों की दिल से देखभाल करेंगे। फर्स्ट एल्डर ने रास्ता दिखाया और वह क्लैन मास्टर के सामने भी सेंट्रल डिवीजन में चले गए। बाद वाले और विनियम एल्डर उसके पीछे पीछे चले गए। अन्य एल्डर्स सभी ने एक दूसरे को देखा, मानो यह विचार कर रहे हों कि फर्स्ट एल्डर क्या सोच रहे थे। फर्स्ट एल्डर अभी बहुत अधिक प्रभावशाली थे। विनियम एल्डर्स का भाव थोड़ा और अधिक गंभीर हो गया। ये फर्स्ट एल्डर है, मेरे गुरु, प्रभावशाली और शक्तिशाली। नकुल शॉ का दिल आश्चर्य से भरा था। पूरे माहौल को फर्स्ट एल्डर ने बदल दिया था। वह ये भी महसूस कर सकता था कि अन्य सामान्य एल्डर्स ने भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार नकुल शॉ ने महसूस किया कि क्लैन में फर्स्ट एल्डर्स की स्थिति उससे कहीं अधिक थी जितना उसने कल्पना की थी। सतह से ऐसा लग रहा था कि क्लैन मास्टर के पास क्लैन के भीतर उच्चतम ऑटोरिदाद थी, हालांकि सच्चाई से उसके पास नहीं थी। इस समय जब फर्स्ट एल्डर सबसे आगे चले गए तो किसी ने भी उनसे सवाल नहीं किया। इसके विपरीत वे सभी सावधान हो गए। भाई शॉ, अंदर जाओ। मयंक ने एक थोड़े जटिल भाव के साथ नकुल शॉ को चेतावनी दी। उसने नहीं सोचा था कि उसका गुरु वास्तव में अपने इस बाहरी शिष्य की रक्षा करेगा। जहां तक फर्स्ट एल्डर के पास ऐसी ऑटोरिदाद क्यों थी, मयंक को कुछ भी अजीब नहीं लगा। ये सब एक चीज के कारण था, फर्स्ट एल्डर क्लैन के भीतर सबसे मजबूत थे। ताकत सब कुछ से पहले आती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई धर्मी था या दुष्ट, वह कानून था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फर्स्ट एल्डर के पास सबसे मजबूत ताकत थी कि अन्य एल्डर्स को पीछे हटना पड़ा। मयंक अपने दिल में ठंडी हंसी हंसा। गुरु आमतौर पर क्लैन में लोकी होते हैं। इन एल्डर्स ने वह किया जो वे चाहते थे, लेकिन अब उन्हें आखिरकार एहसास हो गया है कि असली मालिक कौन है। जल्द ही एल्डर्स का समूह सेंट्रल डिवीजन हॉल में प्रवेश कर गया। वाइस हेड अरविंद कुमार का दिल हिल गया। क्या चल रहा था? सभी एल्डर्स यहाँ क्यों हैं और माहौल कैसा है? हॉल के अंदर एल्डर्स के अलावा अन्य शिष्य जिन्होंने परीक्षण में भाग लिया था, वे भी अंदर आ गए थे। नकुल शॉ, तुम्हारा अंतिम स्कोर क्या था? क्लैन मास्टर की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। 1000 और थोड़ा सा, नकुल शॉ ने लापरवाही से जवाब दिया। 1000 और थोड़ा सा। अन्य शिष्यों ने सभी ने ठंडी सांसें लीं। उसका स्कोर 1000 तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि भाई जय भी केवल 900 या तो थे। वह स्कोर शायद 10,000 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हॉल के अंदर अराजकता टूट गई। हे, ऐसा लगता है कि जय के पास केवल 900 अंक थे। नकुल शॉ अपने दिल में हंसे। 1000 और थोड़ा सा। थोड़ा सा कितना है? फर्स्ट एल्डर ने नकुल शॉ को घूर कर देखा। 1588। नकुल शॉ ने जानबूझकर बहुत कम स्कोर दिया क्योंकि कुछ अंक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे।
1500 जोड़, उसने 10,000 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फर्स्ट एल्डर बेहद खुश थे और उनका चेहरा लाल हो गया था। उसके बाद नकुल शॉ ने अपने पुरस्कार बाहर निकाले। आध्यात्मिक ग्रेड हथियार। पहली वस्तु एक आध्यात्मिक ग्रेड तलवार थी जिसने सभी एल्डर्स की आंखें रोशन कर दीं। नकुल शॉ ने तब 2 आध्यात्मिक क्लास कौशल बाहर निकाले, जैसे एक अधिक आध्यात्मिक क्लास कौशल को क्लैन में वंशानुगत वस्तुओं की तरह माना जाता था। एक ही समय में 2 एक बड़ा आश्चर्य था। इसके अलावा 4 पीक ग्रेड मॉर्टल कौशल थे जो आमतौर पर केवल एल्डर्स और वाइस हेड्स को प्रशिक्षित करने के लिए दिए जाते थे। नकुल शॉ बेहद उदार थे और उन्होंने सब कुछ क्लैन को दे दिया। उच्च मूल्य के संसाधनों का एक गुच्छा भी था। अगर नकुल शॉ को इसकी आवश्यकता नहीं थी तो उसने उन्हें भी क्लैन को दे दिया। सच्चाई से सबसे कीमती कौशल सभी को नकुल शॉ की बाईं आंख में कॉपी कर लिया गया था। तुम्हारी बिल्ली सरल नहीं लगती है। रमन की आंखें घूम गईं। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने तिरस्कार और उपहास के साथ रमन पर हंसा। हा। उद्धरण चिन्ह। रमन को एक बिल्ली द्वारा नीचा देखते हुए देखकर अन्य एल्डर्स सभी हंसने लगे। रमन गुस्सा नहीं हुए और उन्होंने नकुल शॉ को घूर कर देखा। तुम इस बिल्ली के लिए कितने आध्यात्मिक पत्थर चाहते हो? मैं अन्य वस्तुएं भी दे सकता हूँ। ये बिक्री के लिए नहीं है। छोटी चोर बिल्ली ने पहले ही मेरे साथ एक रक्त समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है। नकुल शॉ ने बिना किसी झिझक के अपना सिर हिलाया। उसी समय उसने अपनी जीभ से एक ध्वनि निकाली। रमन की आंखें वास्तव में विशेष थीं। शॉ, क्या तुमने 10,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए परीक्षण में कोई विरासत प्राप्त की? फर्स्ट एल्डर का चेहरा तत्परता से भरा था। ये सुनकर नकुल शॉ ने अपने दिल के अंदर एक गर्मजोशी महसूस की। अन्य एल्डर्स सभी यह जानना चाहते थे कि क्लैन को कितना लाभ मिल सकता है और उसे नहीं। जहां तक विरासतों की बात है, ये साधकों के लिए सबसे उपयोगी चीज थी। अन्य वस्तुएं आखिरकार वस्तुएं थीं। ये सवाल पूछे जाने के बाद अन्य एल्डर्स और शिष्य सभी उत्सुक थे। यह विशेष रूप से जय के लिए था क्योंकि वह एकमात्र ऐसा था जिसे विरासत मिली थी। कोई नहीं। नकुल शॉ के सरल जवाब ने हॉल में सभी को हैरान कर दिया। अध्याय 194। नकुल शॉ अपने पापों को स्वीकार करते हैं। कोई नहीं। क्लैन मास्टर से लेकर शिष्यों तक उन सभी के भाव संदिग्ध और आश्चर्यचकित थे। परीक्षण में जो व्यक्ति पहले आया था, जिसने 10,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, उसे विरासत नहीं मिली थी। यहाँ तक कि जय, जो दूसरे स्थान पर आया था और उसे 1000 अंक भी नहीं मिले थे, उसे एक विरासत मिली थी, तो उसे क्यों नहीं? विरासत प्राप्त करना किसी की किस्मत पर निर्भर करता है। क्लैन मास्टर के चेहरे पर हल्की निराशा दिखाई दी। नकुल शॉ 10,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और ऐसा करने के उनके अपने साधन होने चाहिए। अगर उन्हें एक विरासत मिली होती तो यह उन्हें प्रतिभा में अंतर के कारण दूसरों के साथ पकड़ने दे सकता था और उन्हें ब्रोकन मून क्लैन का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनने में मदद करता था। दुर्भाग्य से नकुल शॉ ने 10,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा, लेकिन उन्हें वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं मिली। उसी समय नकुल शॉ के जवाब ने कई लोगों को चुपचाप एक सांस लेने दी। विरासत के बिना तो क्या हुआ अगर तुम परीक्षण में पहले आए? तुम मेरे द्वारा कुचले जाने के लिए किस्मत वाले हो। जय के होठों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान दिखाई दी। नकुल शॉ की प्रतिभा केवल औसत थी। अगर बाद वाले को एक विरासत मिली होती तो वह उसे धमकी देने में सक्षम हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से नकुल शॉ को नहीं मिली। सौभाग्य से रमन ने एक सांस छोड़ी। नकुल शॉ की प्रतिभा उच्च नहीं थी, लेकिन उसने अब तक जो क्षमता और साधन दिखाए थे वे भयानक थे। अगर उसे एक विरासत मिलती तो वह जो खतरा लाता वह बहुत बड़ा था। सौभाग्य से इस बच्चे को एक विरासत नहीं मिली। जय अकेले उसे हरा सकता था। यहाँ तक कि प्रफुल्ल की आंखों में तिरस्कार था। अगर कोई विरासत नहीं है तो तुम्हारे निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शरीर के साथ तुम्हें अंततः मेरे द्वारा पछाड़ दिया जाएगा। एक दिन मैं तुम्हें सीधे हराऊंगा और शर्म का बदला लूंगा। इस समय हर किसी ने नकुल शॉ की ओर हल्के से देखा। कम से कम रमन और कंपनी की आंखों में नकुल शॉ केवल थोड़ी देर के लिए अभिमानी हो सकते थे, लेकिन उनका भविष्य सीमित था। नकुल शॉ, जिसने पूरा दृश्य देखा, अपने दिल में ठंडी हंसी हंसा। यही वह परिणाम था जो वह चाहता था। जब किसी को हाई की होना चाहिए तो हाई की हो जाओ। जब किसी को कम रहना चाहिए तो ऐसा करो। वह 10,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा था। इसने उसके कई दुश्मनों को धमकी महसूस करने का कारण बना दिया था। नकुल शॉ के लिए जो अभी भी बढ़ रहा था, यह एक अच्छी बात नहीं थी। इस महाद्वीप में कई प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन अब कितने बचे थे? उनके पास जो क्षमता थी वह बहुत अधिक थी और कई हत्या से मर गए। यहाँ तक कि एक स्काई स्तरीय आध्यात्मिक शरीर के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था। अगर रमन और कंपनी को पता चलता कि उसे सबसे अच्छी विरासत लाइटनिंग इनहेरिटेंस मिली थी, तो वे निश्चित रूप से बाद वाले के पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले नकुल शॉ को मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए
नकुल शॉ ने सच्चाई को छिपाया। औसत प्रतिभा और कोई विरासत नहीं वाले शिष्य को कोई खतरा नहीं था। जो शिष्य नकुल शॉ के समान उम्र के थे वे भी उनसे श्रेष्ठ महसूस करते थे। हालांकि बाद वाले के शब्द शिष्यों को धोखा दे सकते थे। एल्डर्स आसानी से मूर्ख नहीं बने। एल्डर दीप और रमन दोनों की आंखें चमक गईं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 10,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, उसे विरासत कैसे नहीं मिल सकती? ये बस बहुत संदिग्ध था या कुछ और चल रहा था? नकुल शॉ, मुझे याद है कि एक बार जब कोई एक निश्चित स्कोर तक पहुंचता है तो परीक्षण एक सरल मुफ्त विरासत देगा। एल्डर दीप ने अनिश्चितता के साथ पूछा। आखिरकार वहां कई नहीं थे जो उस निशान तक पहुंचे और यह सब दूसरों से सुना गया था। रमन को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह नहीं जानते थे कि क्या। मेरा स्कोर आसानी से आवश्यकताओं को पार कर गया। नकुल शॉ हंसे। ये सुनकर जैक विल्सन और कंपनी के भाव सभी बदल गए। क्या नकुल शॉ सिर्फ तब उनके साथ मजाक कर रहे थे? दुर्भाग्य से फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस में मेरे लिए कोई उपयुक्त विरासत नहीं थी। मेरी प्रतिभा मानसिक ऊर्जा है, नकुल शॉ ने अफसोस के साथ कहा। मानसिक ऊर्जा? एल्डर्स सभी ने एक दूसरे को देखा। अपने स्तर पर वे आसानी से देख सकते थे कि नकुल शॉ के पास एक बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा थी, जिसने उन्हें ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद लोगों की आभा का विरोध करने दिया। ये बिंदु सबसे पहले फर्स्ट एल्डर द्वारा पता चला था। मानसिक ऊर्जा वास्तव में एक अलग रास्ता है या ये दुष्टों से संबंधित है? धर्मी वंश का होने के नाते फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस में इसके संबंध में विरासत नहीं होगी। क्लैन मास्टर ने आह भरी और नकुल शॉ के शब्दों पर विश्वास किया। सभी एल्डर्स ने सुना था कि नकुल शॉ में मानसिक ऊर्जा के संबंध में प्रतिभा थी और शिष्यों ने सभी ने इसका अनुभव किया था। दूसरे चरण में नकुल शॉ ने अपनी मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमले का उपयोग करके चमगादड़ों की एक भारी संख्या को हराया था, जिससे शिष्यों को शून्य हताहत और चोटें आईं। नकुल शॉ, परीक्षण में तुम्हारे शानदार प्रदर्शन के साथ साथ क्लैन के लिए योगदान के कारण मैंने तुम्हें 500,000 अंक देने और तुम्हें हॉलो बिल्डिंग में किसी भी कौशल को पढ़ने देने का फैसला किया है। इसके अलावा क्लैन उन वस्तुओं के लिए भी तुम्हें पुरस्कृत करेगा जो तुमने दिए। क्लैन मास्टर ने घोषणा की। 500,000 अंक! अन्य सभी हैरान थे, यहाँ तक कि क्लैन के उच्च स्तर के पास भी इतने अंक नहीं थे। इतने सारे अंकों के साथ वह क्या नहीं कर सकता था? ठीक है, पुरस्कार दिया गया है, अब सजा आती है। पुरस्कार और सजा को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है। विनियम एल्डर धीरे धीरे खड़े हो गए। ये सही है, नकुल शॉ ने वास्तव में क्लैन में बहुत योगदान दिया है, लेकिन परीक्षण में उसकी हरकतों को दंडित करने की आवश्यकता है। एल्डर दीप सहमत हुए। हालांकि नकुल शॉ पहले स्थान पर आया, उसने दूसरों के भविष्य को भी नष्ट कर दिया। रमन ने ठंडी आवाज में कहा। दो एल्डर्स विनियम एल्डर का समर्थन कर रहे थे। अचानक मोर ने क्लैन मास्टर को अनभिज्ञ कर दिया। दादी चंद्रवती तटस्थ थीं और उन्होंने किसी की मदद नहीं की। फर्स्ट एल्डर की आंखें तेज हो गईं और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये स्पष्ट था कि तीनों ने एक साथ इसकी साजिश रची थी। विनियम एल्डर सजा के लिए कहेंगे और दो एल्डर्स उसका समर्थन करेंगे, जिसका मतलब था कि यहाँ तक कि फर्स्ट एल्डर भी उसे डांट नहीं सकते थे। आखिरकार किसी भी व्यक्ति के पास सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। विनियम एल्डर क्या सोचते हैं? फर्स्ट एल्डर का भाव एक बार फिर शांत हो गया। क्लैन निष्पक्ष है। हम एक अच्छे व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाएंगे और एक बुरे व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे। हम इसे सार्वजनिक रूप से करेंगे जहां हर कोई देख रहा है। मुझे विश्वास है कि कोई भी इसके खिलाफ नहीं है। विनियम एल्डर ने कहा। यह सही है, मैं सहमत हूँ। नकुल शॉ एक दुष्ट और धूर्त युवक है और उसे क्लैन से निष्कासित कर देना चाहिए। वह पहले इसलिए आया क्योंकि वह स्वार्थी था और दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। उस जैसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। जैक विल्सन और आर्या के नेतृत्व में उन्होंने बहुत सारी बकवास कही। इस स्थिति में यहाँ तक कि क्लैन मास्टर और फर्स्ट एल्डर भी कुछ नहीं कर सके। अगर इसे निष्पक्ष रूप से हल किया जा सकता है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट एल्डर ने कहा। ठीक है, तो हम नकुल शॉ से सवाल करेंगे। नकुल शॉ, क्या तुम्हें कोई समस्या दिखाई देती है? विनियम एल्डर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, नकुल शॉ का रवैया अभी भी आकस्मिक था। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने पहले चरण में प्रफुल्ल और आर्या को खाई में क्यों फेंका? विनियम एल्डर ने सख्ती से पूछा। जैसे ही उन्होंने अपने शब्द समाप्त किए, प्रफुल्ल और आर्या ने यह बताना शुरू कर दिया कि उन्हें नकुल शॉ द्वारा कैसे धोखा दिया गया था। इस बच्चे का अपने एल्डर्स के लिए कोई सम्मान नहीं है और उसने मुझे, एक कोर शिष्य को, खाई में फेंक दिया, मेरे भविष्य को नष्ट कर दिया। आर्या रोई। वह सभी खजानों को अपने लिए रखना चाहता था और वह डर गया था कि मैं इसके लिए लड़ूंगा, इसलिए उसने मुझे खाई में फेंक दिया। प्रफुल्ल रोया। दोनों ने सच्चाई को मोड़ दिया था और इतनी अच्छी तरह से अभिनय किया था कि हर कोई उनसे सहानुभूति रखता था। नकुल शॉ, तुम इसकी व्याख्या कैसे करोगे? विनियम एल्डर ने सवाल किया। इन दोनों की इच्छा कमजोर है। उन्हें भ्रम लोमड़ी द्वारा नियंत्रित किया गया था। यहाँ का शिष्य सोचता है कि उन जैसे लोग केवल सभी को पीछे खींचेंगे। इसलिए मैंने उन्हें बाहर भेजने का फैसला किया।
नकुल शॉ ने भावहीनता से कहा। नकुल शॉ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारा अपमान करो? आर्या और प्रफुल्ल दोनों गुस्से से भरे थे। नकुल शॉ अपने दिल में ठंडी हंसी हंसा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच्चाई पर तुम्हारे साथ बहस करूंगा? इन लोगों ने पहले ही नकुल शॉ के खिलाफ एक साथ साजिश रची होगी। झाओ फैंग की व्याख्या सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बेकार थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। लानत है, यह आदमी बहुत अभिमानी है। कई लोग गुस्से में थे। आर्या और प्रफुल्ल दोनों के चेहरे पर उदास नजरें थीं। इस स्थिति में उन्हें अभी भी नीचा देखा गया था। विनियम एल्डर थोड़ा रुक गए। जो योजनाएं उन्होंने बनाई थीं वे इसका मुकाबला नहीं कर सकीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतने अभिमानी हो जाओ, तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने दूसरे चरण में जैक विल्सन पर हमला क्यों किया? विनियम एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा। क्लैन मास्टर और एल्डर्स के लिए यहाँ का शिष्य अंततः एक महल के केंद्रीय क्षेत्रों में प्रवेश करने में सक्षम था, और नकुल शॉ जो बीच में प्रवेश किया वह मेरी युद्ध की लूट चुराना चाहता था। जैक विल्सन ने दांत पीसते हुए कहा। नकुल शॉ, तुम इसकी व्याख्या कैसे करोगे? नकुल शॉ हंसे। भाई, जैक ने महल पर हमला करने के लिए मेरे साथ काम किया, लेकिन वह बेकार था। उसने मुझे नीचे खींचा, वहां न होने से वह अधिक मदद करता था। बेकार, उसे नीचे खींचा। सभी की आंखें लगभग अपनी आंखों की सॉकेट से बाहर निकल गईं। ये बहाना बहुत लंगड़ा था। नकुल शॉ, बातें बनाना बंद करो। जैक विल्सन बेहद गुस्से में था। उसने नकुल शॉ को कब नीचे खींचा? बाद वाला कुछ भी समझा नहीं रहा था, वह बस उनका अपमान कर रहा था। अच्छा अच्छा नकुल शॉ, मैं कई सालों से विनियम एल्डर रहा हूं और यह पहली बार है जब मैंने किसी को इतना अभिमानी देखा है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने अंतिम चरण में जय को क्यों धोखा दिया और उसे जल्दी बाहर कर दिया? विनियम एल्डर ने ठंडी आवाज में पूछा। उस बिल्ली ने नकुल शॉ के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। क्या भाई शॉ सोचते हैं कि मैं भी बेकार हूं? जय ने छोटी चोर बिल्ली को घूर कर देखा और ठंडी हंसी हंसा। जय की ताकत पर संदेह नहीं किया जा सकता था। उसी समय उसकी प्रतिभा और किस्मत भी बहुत उच्च थी। सभी ने सोचा, तुम अब बेकार और मुझे नीचे खींच रहे हो शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। भाई जय स्पष्ट रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी बुद्धि, तुम एक बिल्ली जो कहती है उस पर कैसे विश्वास कर सकते हो? तो क्या हुआ अगर उन जैसे लोगों को जिनके पास ताकत है लेकिन कोई दिमाग नहीं है, वे बाहर निकल गए? नकुल शॉ ने कहा। तुम कह रहे हो कि मेरी बुद्धि कम है? जय स्पष्ट रूप से परेशान था। म्याऊं म्याऊं। नकुल शॉ के कंधे पर छोटी चोर बिल्ली ने अपना सिर हिलाया और उसने सहमति में अपने पंजे लहराए। तुम। जय इतना गुस्सा था कि वह लगभग खून की उल्टी कर गया। नकुल शॉ बिल्कुल भी समझा नहीं रहा था, वह बस उनका अपमान कर रहा था। क्या अभिमानी बच्चा! विनियम एल्डर लगभग गुस्से से फट गए। नकुल शॉ ने उन कार्डों को नहीं खेला जो वह चाहते थे, जिससे उसके सभी जाल और योजनाएं चूक गईं। नकुल शॉ ने तब तुरंत क्लैन मास्टर और फर्स्ट एल्डर के सामने सिर झुकाया। ये लोग या तो बेकार हैं या बेवकूफ़। पूरे परीक्षण के लिए सोचते हुए मैंने उन्हें बाहर निकालने का फैसला किया। शिष्य अहंकार के लिए सजा लेने को तैयार होगा। मैं स्वीकार करता हूँ इस पाप को।